डियर स्टूडेंट और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के बायो का चैप्टर जनन पढ़ रहे हैं। जनन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके आगामी आने वाले 2025 में बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव सेशन कर रहे हैं और इस सब्जेक्टिव सेशन में देखेंगे कि जनन चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ मैजिक तरीके से अंतर को भी याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है जनन किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर मार्क्स में भी पूछा जाता है, जनन किसे कहते हैं। तो जनन की परिभाषा क्या है? जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपना संख्या वृद्धि कर लेते हैं उसे हम जनन कहते हैं। एकदम एक लाइन का आंसर, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं उसे हम जनन कहते हैं। आप इसको अंडरलाइन करके भी रखेंगे और याद भी कर लेंगे परिभाषा। देखिए क्या है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम जनन कहते हैं। जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जनन होते कितने प्रकार के। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। जो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक लैंगिक जनन है और दूसरा अलैंगिक जनन है। बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है लैंगिक जनन का, जिसमें नर और मादा दोनों इंक्लूड रहे, दोनों साथ में रहे, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें केवल एक व्यष्टि या सिर्फ एक जीव ही शामिल होकर अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं उसे अलैंगिक कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग एक मैजिक तरीका से कि ये दोनों में अंतर हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। तो लैंगिक जनन की जो विशेषता है वही आपका क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन का अंतर भी। देखिए इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। अगर हम देखेंगे कि जीव एक व्यष्टि भाग लेते हैं तो यहाँ लैंगिक है, अलैंगिक है। तो लैंगिक में हम क्या याद रखेंगे? लैंगिक में याद रखेंगे कि इसमें जीव यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 भाग लेते हैं, तो 2 व्यष्टि भाग लेते हैं। एक अंतर भी हो गया और एक विशेषता भी हो गई, है ना मैजिक। अब देखिए इसमें युग्मक यानी गैमिट्स जो बनते हैं वो शुक्राणु और अंडाणु के रूप में नहीं भाग लेते हैं, केवल एक ही गैमिट्स बनते हैं। तो हम यहाँ क्या याद रखेंगे लैंगिक में कि इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं। तीसरा देखते हैं कि इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है या असूत्री होता है। तो आप जब इसको ये देखेंगे तो आप लैंगिक जनन में इसका अंतर आराम से निकाल सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में, लैंगिक में लिखना है, इस प्रकार के जनन में समसूत्री या असूत्री विभाजन न होकर अर्धकोशिकीय विभाजन होता है और या अर्धसूत्री विभाजन होता है। चौथा हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वो आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। इसको अगर हम लैंगिक में देखेंगे तो सब कुछ वही रहेगा कि लैंगिक जनन में के बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के ठीक समान नहीं होगी। तो है ना ये मैजिक कि लैंगिक जनन याद कर रहे हैं, अलैंगिक जनन याद हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें और भी है विशेषताओं में कि लैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में, अलैंगिक में इस प्रकार के जनन में ज्यादा संख्या में और जल्दी जीव अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक बार में कई संख्या में अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं, जबकि लैंगिक में होता है जैसे मनुष्य हो गए, बंदर हो गया, चीता हो गए, भालू हो गए, ये सब लैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें एक बार में विशाल संख्या में, ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं। तो जब हम अलैंगिक विशेषता पढ़ रहे हैं कि संख्या में जल्दी और अपनी संतान में उत्पत्ति अधिक करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, कम करते हैं। निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं के शरीर जटिल नहीं होते हैं, यह जनन का मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ क्या है कि निम्न कोटि के पौधे हो या फिर जंतु जिनका शरीर जो होता है वो जटिल नहीं होता है। तो लैंगिक जनन में हम क्या लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती है या जो जीव है उन जंतुओं में या पौधों में उनके शरीर में जो संरचना बनी हो वो जटिल होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लैंगिक में क्या याद रखेंगे कि इसमें निषेचन की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है क्योंकि युग्मकों का संलेगन फ्यूजन के द्वारा होता है। और वहां हमको लिखना है लैंगिक में
कि इसमें युग्मकों का संलयन फ्यूजन के बाद अंडाणु शुक्राणु से मिलकर बनता है। तो इससे हम लोगों को स्पष्ट हो गया कि जो लैंगिक की विशेषता है या अलैंगिक की विशेषता है वो उसके अंतर में शामिल हो सकता है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जीवों में जो लैंगिक जनन होती है वो लैंगिक जनन कितनी विधियों से होती है। तो मुख्यतः अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग विखंडन को देखते हैं। आपको याद होगा कि अमीबा कैसे दो टुकड़े में बट के बन जाता है नया नया जीव। तो आप देखिए विखंडन जो है, विखंडन के द्वारा क्या होता है, विखंडन के द्वारा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो जनन तो करते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, युग्लिना, ढेर सारे उदाहरण दिए हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत जरूरी पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि विखंडन के द्वारा बनने वाले जीवों में कौन शामिल है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ जितने भी आपके लिखे हुए 100% आपके ऑप्शन में मिलना ही मिलना है। अब हम इसको थोड़ा सा एक फिगर के रूप में भी समझ लेते हैं कि कैसे ये एक कोशिकीय जीव विखंडन के द्वारा बनते हैं। विखंडन मतलब टूट जाना, टूट कर बनते हैं। आपको याद होगा कि अमीबा है, अमीबा थोड़ा जनन करता है, पोषण करता है, पोषण करके थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है और वो 2 रूप में बंटना शुरू हो जाता है। जैसे ये, अब ये दोनों टूटेंगे और नए नए अमीबा बन जाएंगे। तो ये द्विखंडन का भी उदाहरण होगा और ये विखंडन का भी उदाहरण होगा। तो आई बात समझ में कि कैसे अमीबा द्विखंडन या विखंडन के रूप में अपना नया संतान उत्पन्न करता है। सामान्यतः क्या बात है कि विखंडन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, जो एक है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। याद है ना, बहुखंडन में क्या होता है, इस्ट एक ऐसा उदाहरण है जो बहुखंडन का भी कार्य करता है। देखिए द्विखंडन का या द्विजनन का या द्विविभाजन का क्या परिभाषा हो सकता है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर 2 का निर्माण कर लेते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। जो आप अमीबा में, यहाँ किसका बना हुआ था फिगर, अमीबा का, जो आप अमीबा में भी देखकर समझे हैं अभी तुरंत। एक कोशिकीय जीवों में जैसे जीवाणु भी है, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, क्लेमाइडोमोनास, आप याद रखेंगे कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास जो है युग्लिना है और इस्ट है, ये सब कैसे खंडन में है, द्विविभाजन या द्विखंडन में। अब द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि क्या है, इस विधि में कोशिका संपूर्ण शरीर का 2 बराबर भागों में, एक कोशिका था संपूर्ण शरीर पोषण करके 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। ये इसकी विशेषता भी हो गई। और इसमें कैसा विभाजन होता है, तो समसूत्री होता है या असूत्री विभाजन होता है। अब देखते हैं हम लोग एक बहुखंडन को। बहुखंडन या बहुविभाजन इसको कहते हैं। और ये बहुखंडन या बहुविभाजन जो है, इससे एक बार में 2 जीव नहीं 2 से अधिक जीव उत्पन्न होते हैं। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों में, व्यष्टि किसको कहते हैं, संतान को व्यष्टि कहते हैं, अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे हम बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये तभी होता है जब प्रतिकूल मौसम हो, प्रतिकूल प्रभाव हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है वो, और निम्न कोटि के शैवाल, ये बहुखंडन द्वारा अपना जनन करते हैं। इसके अलावे पुट्टी या सिस्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।